हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास में नया टॉपिक लेके आया हूँ। वाटर रिसोर्सेज है। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अपकमिंग हमारे पास जो नई है वो है वाटर रिसोर्सेज। ये मेरा टॉपिक चलने में लगा हुआ है कंटिन्यू, अलग अलग रिसोर्सेज को लेकर के। आज हम जो बात कर रहे हैं वो जल संसाधन के बारे में है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाला भविष्य है उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन चीजों को लेकर। जैसे बढ़ती जनसंख्या है, लगातार ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने में लगी हुई है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ सिग्नल करता है। ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक लंबे समय के बाद हमें एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, वो जल संकट, वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे विश्व की जो गल्फ कंट्रीज हैं हमारे पास में, खाड़ी देश जितने भी हैं जहाँ ऑयल पाया जा रहा है, उन देशों के अंदर विशेष रूप से ज़्यादातर जो देखने को जल के संकट के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जलीय संकट के कारण क्या हो रहा है, कई समस्याएं उत्पन्न होकर के हमारे पास आ रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है गर्मियों के समय पे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रदेशों के अंदर विशेष रूप से जल की बहुत भारी मात्रा है, फिर भी वहाँ जल की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। ठीक है, नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है, धीरे धीरे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2018-19 के दौरान पे जो आपने जल संकट के कई उदाहरण देखे होंगे, जैसे लाटूर का एग्जाम्पल देखा होगा आपने गुजरात के अंतर्गत, वहाँ पे भारी मात्रा में जल संकट का सामना करना पड़ा। तो बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की तरफ सिग्नल करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले भविष्य के अंतर्गत अगर हमने जल के स्रोतों का संरक्षण नहीं किया, जलीय संसाधन का संरक्षण नहीं किया, तो हमें भारी मात्रा में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर आप देखें विश्व की जनसंख्या के आधार पर, तो भारत का 2.45% जो धरातलीय है, 2.4% कितना जो हमारे पास लैंड एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास 4% जलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर हम देखने की कोशिश करें 2.4% हमारे पास क्या दिया हुआ है, विश्व का लैंड दे रखा है, जमीन दे रखी है, और 4% हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो उसको खपत करने के लिए 16% जनसंख्या हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 2.5 जो हमारे पास दिख रहा है वो लैंड की तरफ सिग्नलाइज कर रहा है कि हमारे पास विश्व का लगभग 2.45 ठीक है प्रतिशत हमारे पास जमीन के रूप में, धरातलीय भूमि के रूप में देखने को मिल रहा है। 4% जो आप देख पा रहे हैं, 4% जो देखने को मिल रहा है आपको, वह है जल, जो पीने योग्य पानी का प्रतिशत हमारे पास देखने का, और 16% जनसंख्या जो है इसको खपत करने के लिए, 16% जनसंख्या इसकी खपत करने के लिए। तो आप लगा के देखिए पूरे धरातल के ऊपर जितना जल दिया हुआ उसमें से फ्रेश वाटर का परसेंटेज बहुत कम देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत इस बड़े भूखंड के अंदर, बड़े भाग के अंदर 4% जल के भंडार हैं, जिनमें से कहीं तो अभी क्या हो चुके हैं, सूख चुके हैं। ठीक है, अगर हम स्रोतों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि वाटर सोर्सेज के जो हमारे पास सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जो अगर देखने की कोशिश करें रिसोर्सेज में, तो अगर आप देखोगे तो दिया सरफेस वाटर, धरातलीय जल संसाधन। ठीक है, दूसरा दिया ग्राउंड वाटर, भौम्य जल जिसे कहा जा रहा है, लैगून और बैक वाटर्स दे रखा है, पार्षद जल। तो ये जो दिए हुए हैं आपके पास में, ये 3 जो सेक्शन बता रखे हैं, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, लैगून और ब्लैक वाटर्स, तो ये जो आपके पास दिए हुए हैं, तो ये क्या स्रोत हमारे पास सोर्सेज दिए हुए हैं जहां से हमें जल प्राप्त हो रहा है, हमें जहां से जल क्या हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं सरफेस वाटर, धरातलीय जल के स्रोतों को देखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे हमें रिवर से वाटर प्राप्त हो रहा है, लेक, झीलों से, पौंड, तालाबों से और टैंक से। ठीक है, हम क्या करते हैं, जल के स्रोतों को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। जो वर्षा होती है, जो रेन सीजन, जो साउथ वेस्ट मानसून का टाइम पीरियड होता है, उसमें जो वर्षा प्राप्त होती है, उसी से हम क्या करते हैं, अपने जल के स्रोतों को भरने का कार्य करते हैं। तो जो हमारे पास धरातल के ऊपर जल पाया जा रहा है, जो धरातल के ऊपर जल पाया जा रहा है, वो नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, और क्या जो टैंक्स जो हमारे पास दिए रहते हैं उनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो अगर ये देखेंगे आप, तो ये लगभग मान के चलें हमारे पास में जो प्रवाह इसका मिलता है वो 1896, ठीक है, 1896 हमारे पास घन किलोमीटर तक का एरिया जिसके अंदर जल हमें पास संचित रूप से मिल रहा है। तो ये हमारे पास पूरा प्रतिशत दिया हुआ है
जल का, जहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता चले जा रहा है। ठीक है, अगर हम प्रति देखने की कोशिश करें तो भव में जल का जो हमारी धरातलीय जल के जो स्रोत हैं हमारे पास में, उनमें क्या मिलता है, जो सहायक नदियाँ होती हैं, ग्लेशियर से होने वाला, उनसे ही हमें जल प्राप्त हो पाता है। तो केवल क्या है, जो धरातल के ऊपर पाए जाने वाली चीजें हैं उनमें केवल नदी, झीलों, पॉन्ड्स, जो हमारे तालाब दिए हुए और टैंक्स, इनके द्वारा ही जल को संचित करके हम प्रयोग में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो क्या इनमें भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है, क्यों, वर्षा का जल कम होता चले जा रहा है, ठीक है, स्नोफॉल कम हो रहा है, तो धीरे धीरे करके इसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है। तो साथ साथ अगर हम देखने की कोशिश करें नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं वो क्या, हमारी जो रिवर क्या होती हैं 12 महीने प्रवाहित करती रहती है। तो उनमें क्या है, अगर हम कोशिश करें, जो रिवर्स हमारे पास पूरे के पूरे 12 महीने प्रभावित होकर के आ रही है, उनमें क्या है, जल का स्तर बना रहता है, जल का स्तर क्या रहता है, बना रहता है। पर अगर आपने देखा होगा दक्षिण भारतीय नदियां क्या, मौसमी नदियां, सीजनल रिवर्स है, दक्षिण भारतीय नदियां क्या है, सीजनल रिवर्स है। तो सीजनल रिवर्स के कारण क्या, एक लिमिटेड समय तक ही उनमें पानी रहता है। जैसे दक्षिण भारत के अंतर्गत अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सिंचित जल की और पीने योग्य पानी की समस्या उत्पन्न रहती है। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन का पार्ट है, उसमें भी क्या जल के स्रोत धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से क्या स्नो फॉल कम होता है, जल का स्तर कम होता है, तो बेसिन में भी क्या, धरातलीय जल का जो धरातलीय जल में उसका प्रतिशत कम देखेंगे। उसके अलावा झीलें हो गई आपकी, पॉन्ड्स हो गए, ये वर्षा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, झीलें और पॉन्ड्स के आपकी वर्षा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं समस्या होंगे। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि अपेक्षाकृत जल का जो भंडार हमारे पास कहाँ मिल रहा है, सरफेस वाटर के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसके रूप में, सरफेस वाटर के रूप में रिवर के अंदर मिल रहा है। तो उसके अंदर कुछ ही नदियां हैं, जो कुछ ही नदियां जो कि हिमालय रीजन के अंदर दे रखी हैं, उन्हीं नदियों के माध्यम से हमें क्या हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। बाकी क्या है, लगभग दक्षिण भारतीय नदियों के अंदर जल का जो स्तर होता है क्योंकि वो सीजनल होता है हमारे पास में, जब मौसम के दौरान पे बारिश हुई तभी पर्याप्त मिल पाएगा। उसका मतलब धरातलीय जल जो सरफेस वाटर का मिल रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, डिक्लाइन कम होता चले जा रहा है, उसका डिक्रीजिंग बहुत ज्यादा लेवल देखने को मिल रहा है। इससे क्या धीरे धीरे करके जो हमारे पास जल स्तर है, धरातलीय जल, उसका प्रतिशत में गिरावट आ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, जो जलवायु परिवर्तन है, वर्षा का जो हर प्रतिवर्ष क्या और गिरावट आ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, जल के जो संसाधन है, जो हमारे पास स्रोत है, मुख्य स्रोत विशेष रूप से नदी, झीलें और तालाब, नदी, झीलें और तालाब, ये तीनों ऐसे मुख्य स्रोत के रूप में रखी हुई हैं। इन तीनों के अंदर जल संकट की समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। ठीक है, उसके उदाहरण हम देखने की कोशिश करते हैं ग्राउंड वाटर को, भौम जल संसाधन को देखने की कोशिश करते हैं। भौम जल के अंतर्गत हमें क्या दिखा है, भौम जल हमारा ये होता है जो धरातल के अंदर पाया जा रहा है, जो धरातल के अंदर पाया जाता है। तो धीरे धीरे करके उसके प्रतिशत में भी गिरावट आ रही है। भौम जल के प्रतिशत में क्यों गिरावट, देखो मैंने आपको बताया, जब तक वर्षा का जल संचित होकर के नहीं मिलेगा, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में धरातल के अंदर नहीं जाएगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल गिर जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं, लगातार बढ़ती हुई गर्मी, जो किस रूप में जो तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वर्षा का प्रतिशत कम होते चले जा रहा है। जब वर्षा का प्रतिशत कम होगा तो भौम जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ग्राउंड वाटर टेबल की समस्या। और दूसरा सबसे मुख्य कारण अधिकतम देखें, नगरीकरण। नगरीकरण में क्या हो रहा है, अधिकांश भाग हमारा क्या होता है, पक्का कर दिया जाता है, सीमेंटेड फ्लोर्स बना दिए जाते हैं। घर के आसपास देखें आप, बिल्कुल भी हम जगह नहीं छोड़ते हैं इससे धरातल के अंदर पानी जा सके। और हम क्या करते हैं, जो वर्षा का जल हमारे पास निकल करके आता है, नालियों के माध्यम से बाहर सड़कों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण भौम जल का धीरे धीरे प्रतिशत क्या हो रहा है, कम होता चले जा रहा है। अगर हमने क्या कर उस वाटर को सिंचित कर रहे होते हैं, उसको हम क्या यूज के लिए करते हैं, डिफोरेस्टेशन करके एफोरेस्टेशन की सिचुएशन करेंगे, खुले मैदानों के बनाने की कोशिश करेंगे, तो भारी मात्रा में जल संचित हो पाएगा। पर धीरे धीरे क्या बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, भूमि का ह्रास धीरे धीरे करके इसके प्रतिशत में कमी लाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य रूप से अगर हम देखने की कोशिश करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंतर्गत, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंतर्गत भौम जल बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। भौम जल का प्रयोग सबसे ज्यादा क्यों, वहां पे मुख्य रूप से कृषि की जाती है। तो वो क्या कहते हैं, सिंचित जल के लिए
सिंचाई के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वहां सबसे अधिक उपयोग हो रहा है। पर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं क्या कर रही है, भौम्य जल के डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार है। उसका मुख्य कारण क्या है, अपेक्षाकृत बड़े बेसिन के रूप में मिलना और जल का संरक्षित नहीं हो पाना, ग्राउंड तक वाटर तक नहीं जा पाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं लैगून्स और बैक वाटर्स, ठीक है, जो हमारे पास है जल का जो हमारे पास मुख्य रूप से दिया हुआ है, भौम्य जल और पश्चिम जल का दिया हुआ है, तो ये क्या है मुख्य रूप से लैगून्स देखे होंगे आपने। लैगून्स जो हमारे पास होते हैं भारत के समुद्री तट रेखाओं के आसपास क्या मिलता है, लैगून मिलते हैं। ये झीलें होती है छोटी सी जो कि के आसपास जल्दी चली जाती हैं और वहां पे क्या उनका जो समुद्र का जल होता है धीरे धीरे संचित रूप से मिलने लग जाता है, इकट्ठा होता चले जाता है, तो वो क्या होता है लैगून का रूप लेते हैं। ये भी एक फ्रेश वाटर का सोर्सेस के रूप में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे भी भारी मात्रा में जल, वैसे ही जो हमारे पास बैक वाटर्स का देखने को मिलता है, ये इलाका भी उसी रूप में जाना जाता है। यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पे विशेष रूप से छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा चिल्का लेक हो गई आपकी, केरला के आसपास के पार्ट्स में देखा, उड़ीसा हो गया आपका, तमिलनाडु, इन छोटे छोटे समुद्री रेखाओं के आसपास, सटे भागों के आसपास छोटे छोटे पानी के स्रोत बन जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में सिंचित जल के लिए, सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। तो ये कहते हैं वो भाग क्या होगा, समुद्र की लहरों से या समुद्र से कट करके छोटे छोटे झीलों का रूप धारण कर लेता है और इस तरह से लैगून का निर्माण होता चले जाता है। पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इस विशेष रूप से इस वाले क्षेत्र के अंदर धरातलीय जल का जो क्षेत्र मिलता है, इसमें खारे पानी का भंडार होता है। तो मुख्य रूप से ज्यादातर इस जल का प्रयोग हम जो ज्यादातर कर रहे हैं, अधिकांश इसका मछली पालन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, विशेष रूप से मछली पालन हो गया आपके पास में। उसके अलावा चावल की खेती के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहां सिंचित करना पड़ता है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत इनका प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास जो सोर्सेज थे, रिसोर्सेज के रूप में जो हमारे पास ये 3 रिसोर्सेज के रूप में देखा हमने, सरफेस वाटर रिसोर्स के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में, लैगून और बैक वाटर रिसोर्सेज के रूप में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सरफेस वाटर में ये चीजें दी हुई हैं, रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, टैंक्स हो गए। तो इसमें टैंक्स का जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करते हैं, जहां पानी को हम संचित करके रख लेते हैं, ठीक है, वर्षा जल संग्रह के माध्यम से आपको करते हैं। इस पर हम बड़ी चर्चा नहीं करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल आपको मैंने बताया क्यों समस्या हो रही है, क्या उसके मुख्य कारण है, क्यों नदियों का बेसिन धीरे धीरे सूखता चले जा रहा है, जल की समस्या क्या, संकट क्या होते चले जाते हैं, और लैगून और बैक वाटर के बारे में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मुख्य टॉपिक है बढ़ती हुई मांग। तो अब हम वाटर डिमांड एंड अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। जल की संभावना जो मांग रहती है उसको लेकर के अभी हमारे पास दो तरह से जो जल होता है जो हमारे पास है यूज किया जाता है। एक तो इरिगेशन, डिमांड फॉर द वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जल की मांग को लेकर के इमर्जिंग ऑफ वाटर प्रॉब्लम जो संभव जल संबंध डेली लाइफ के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं डिमांड फॉर द वाटर फॉर इरिगेशन। सबसे ज्यादा अगर आप देखने की कोशिश करें, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी 1/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अगर हम जितनी भी पैदावार करते हैं उसका 1/3 भाग क्या होता है, कृषि से प्राप्त होता है। तो 1/3 पार्ट वी आर टेकिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी, स्पेशली इन द प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड फॉर द इरिगेशन की कुछ जगह हमारे पास, स्पेशली द सम ऑफ द एरिया वी हैविंग फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मानसून्स, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, बेरियर्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड क्या कहते हैं उसको बिहार, द 3 एरियाज, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे क्या है जो मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून प्रॉपर रेनफॉल नहीं करने के कारण क्या प्रॉब्लम आती है। और स्पेशली इन द मंथ ऑफ समर के टाइम पीरियड में, स्पेशली मई जून जुलाई, ये 3 मंथ के अंदर हमसे सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, खरीफ की फसल, स्पेशली राइस, खरीफ की फसल में राइस का करना, तो उसके लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके अलावा गन्ना हो गया आपका, शुगर केन हो गया आपके पास में, इसके लिए भी सबसे ज्यादा जल की जरूरत। उसके बाद अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल और जो आपका ये बिहार वाला एरिया उड़ीसा में, इसमें होता है आपका जूट, पटसन, इसके लिए भी पानी चाहिए होता है। अब सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड वाटर चाहिए ऐसे एग्रीकल्चर के लिए जो प्रॉब्लम है क्रैश क्रॉप के रूप में, और स्पेशली द राइस पैडी क्रॉप के लिए, तो वहां पे सबसे ज्यादा पानी की खपत हो जाती है। और हम डिपेंड भी करें, अगर हम देखने की कोशिश भी करते हैं कि सबसे ज्यादा जो पानी यूज भी किया है रिवर वाटर के थ्रू, तो उसके लिए भी शुभ प्लान, जैसे अगर आप फाइबर प्लांट्स को देखने की कोशिश करोगे तो हमने एक फाइबर प्लांट्स के अंदर चलाया था मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय जल परियोजना है। इसमें क्या किया गया, जो रिवर्स थे उन पे
वो ये था कि हम क्या करेंगे, फ्लड की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे स्पेशली इन एरिया ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव था बिहार और हमारा जो क्या कहते हैं उसको ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा फ्लड आ रही थी। कोसी रिवर हो गई आपकी, ठीक है, और ये क्या नाम है दामोदर, दीज आर द रिवर फेसिंग द ओवर वाटर, और उसके कारण के आसपास का जो एरिया था फ्लड से। तो हमने प्रोजेक्ट के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने इस पे कंट्रोल करने की, बट उसका बेनिफिट हमें दूसरे सेक्शंस में मिल रहा है क्योंकि वी हैव डूइंग द एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी, और 1950 के बाद से हमने एग्रीकल्चर के अंदर काफी इंप्रूवमेंट किया, तो उसमें इरिगेशन भी एक पार्ट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस सोर्सेज का यूज करना स्टार्ट करने लगे। तो वाटर सप्लाई का, इरिगेशन की वाटर रिवर्स के थ्रू हमने क्या किया, पानी को लेना शुरू किया, डैम प्रोजेक्ट के थ्रू, नहरों के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू लेके आए। तो यहाँ पे क्या डिमांड ऑफ वाटर जो यूज किया इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा उसका कंज्यूमेशन देखने को मिला। अगर हम इरिगेशन में देखने की कोशिश करते हैं तो हम एग्रीकल्चर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो सरफेस वाटर जो हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा, सरफेस वाटर, ठीक है। तो सरफेस वाटर हमारे पास दे रखा है, उसका कंज्यूमेशन अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 82% हम सरफेस वाटर से इरिगेशन में उसका फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम ग्राउंड वाटर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसका 92% पार्ट, कितना, 92% पार्ट वी हैव टेकिंग फ्रॉम देयर। तो हमारे पास क्या है, अगर आप देखें सरफेस वाटर से 82% एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो रहा है, ग्राउंड वाटर 92%, तो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है एग्रीकल्चर। अगर हम उसको इंडस्ट्रीज में देखने की कोशिश करते हैं, अगर आपसे इंडस्ट्रीज में देखने की कोशिश करोगे इसी चीज को, तो ये आपके पास दिया हुआ है, वहां पे एक जगह दिया हुआ है इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारे पास सरफेस वाटर है, ठीक है, तो 5% यूज किया जा रहा है, और ग्राउंड वाटर हमारे पास जो यूज किया जाता है वो हमारा 3% के आसपास, 2 to 3%, 2 से 3% पानी का जो यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर का, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आप देखिए डिमांड ऑफ इरिगेशन में सबसे ज्यादा कौन सा कंज्यूम कर रहा है, पानी का सबसे ज्यादा कंज्यूम किया है कृषि कार्यों के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। उसी के बाद जो प्रयोग किया जाता है जल वो होता है इंडस्ट्रीज में, देन वी हैव यूजिंग द डोमेस्टिक एरिया। तो ये हमारे पास जो डिमांड है इरिगेशन की वो आप देख पा रहे होंगे कि इसके थ्रू की जा रही है। लगातार हम लोग क्या करते हैं, जल का जो प्रयोग कर रहे हैं कृषि कार्यों में होने वाली चीजों पे किया जाता है। अगर हम दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि वाटर प्रॉब्लम्स जो संभाव्य जल की हमारे पास है, उसमें क्या सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिलती है ओवर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ना कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस चीज को लेकर के आ रहा है, ये जल संकट के रूप में उत्पन्न हो रहा है भारी मात्रा में। अगर आप देखिए बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो क्या है, अगर आप देखें वो प्रॉब्लम कर रहा है, पोल्यूशन ऑफ वाटर हो जा रहा है, ठीक है। इस कारण से क्या क्लाइमेटिक चेंजेस, ये दीज आर द फैक्टर, जो ये फैक्टर्स बन करके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस चीज को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, जो पॉपुलेशन है हमारी, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है वाटर को। मैंने आपको बताया 1/3 पार्ट किसमें लगा हुआ है, 1/3 पार्ट हमारा जो लगा हुआ है वो हमारा क्या है, 2/3 पार्ट जो हमारा लगा हुआ है वो हमारा इरिगेशन में लगा हुआ है। तो जो हमारे पास दिया हुआ पार्ट है, 2/3 पार्ट इरिगेशन में लगा हुआ है, उसमें एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, उसको हम सप्लाई कर। अगर हम देखेंगे बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भी सबसे ज्यादा जल का प्रयोग किया जा रहा है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ महाराष्ट्र, दिल्ली हो गया, मेट्रोपोलिटन सिटीज हो गई, इनके अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है इसका। तो ये भी एक हमारे पास डिमांडेबल है कि कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई के अंदर इन चीजों को बहुत एडिशनल रूप से लिया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कुछ और पार्ट्स में भी इनको इंपॉर्टेंट सेक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखने की कोशिश करें जो रिवर वाटर सप्लाई की जा रही है डेली लाइफ के अंदर, उसमें भी हम देखें तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास में कि अगर हम डेली लाइफ के अंदर अपने डोमेस्टिक यूजेस में और अदर यूजेस में अगर हम लगातार इंटीग्रेशन करते रहेंगे, वृद्धि करते रहेंगे, लगातार जल को करेंगे, तो ये हमारे सामने एक चुनौती के रूप में डेवलप हो जाएगा और यही हमारे लिए क्या करें भविष्य के अंदर खतरा बन सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जहां हमने डिमांड ऑफ इरिगेशन को लिया है वहां सबसे ज्यादा चीजें जो यूज की जा रही है वो ग्राउंड वाटर टेबल से हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर का सरफेस वाटर से भी लिया हुआ है। वहीं पे सबसे ज्यादा अगर हम इंडस्ट्रीज के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो वो सरफेस वाटर, अगर आप पटसन उद्योग को देखो, जूट उद्योग को देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो जल का सरफेस वाटर से रिवर्स के थ्रू लिया जाने का काम होता है। और यहाँ वाटर
बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भी जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ इंक्रीडेशन जो लगातार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, और इसके कारण क्या होता है, जल संकट हमारे रूप में बड़े रूप में देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर जब आने वाले इसके पार्ट 2 होंगे उसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कैसे आपने जल का संरक्षण करना है, वर्षा जल संरक्षण की बात की जाएगी, वाटरशेड मैनेजमेंट की बात की जाएगी, और साथ साथ हम वाटर मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास जो कई इश्यूज होते हैं कंजर्वेशन को लेके उन पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरे वीडियो में बने रहिए। बाकी वीडियोस के लिए आपने देखा आई का आइकन आता है, उसमें आप क्लिक करेंगे, प्रीवियस वीडियोस के लिंक उसमें मिल जाते हैं, उसमें जाकर कहते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको होता है यू शुड राइट इन द कमेंट सेक्शन। ध्यान से वीडियोस को देखिए, समझिए, ठीक है। उसके अलावा मैं साथ साथ कुछ वीडियोस के अंदर पीडीएफ क्वेश्चंस के लिंक भी डालता हूँ, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस को उनको भी देखें आप। और मैंने मैप ऑप्शंस भी डाल रहा हूँ लगातार, जो सीबीएसई के अंदर मैप्स के ऑप्शन आते हैं, मैं उनके वीडियोस भी सेपरेट बना रहा हूँ, आप उन्हें भी एनालिसिस कीजिए। थैंक यू।